नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश इस समय बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। शायद ऊपर से देखने से आपको लग रहा हो कि बड़ी शांति है, सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कांग्रेस के एजेंडा को समझने की ज़रूरत है, और अगर बहुत संक्षेप में कहना हो तो कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का जो अधूरा एजेंडा है उसको पूरा करने में लगी है। उसकी बात विस्तार से बताऊंगा। पहले दो तीन घटनाएं जो इधर हुई हैं उनकी चर्चा कर ली जाए। पहली चीज़, जम्मू कश्मीर के विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है। जम्मू कश्मीर में जो भारत विरोधी खेल होता रहा है, इसका इतिहास बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठजोड़ था, जो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के समय से चला आ रहा है, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन क्यों किया? आप कहेंगे बड़ी सीधी सी बात है भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल है इस समय जम्मू कश्मीर का, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है क्योंकि सरकार बनाना चाहती है, वहाँ सत्ता में आना चाहती है, बीजेपी को रोकना चाहती है। ये सिंप्लीफिकेशन है जो दरअसल मुद्दा है, वास्तविक मुद्दा जो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझिए, खास तौर से इस समय के नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ज़्यादा समझिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनौती देने वाला घाटी में एक ही दल था, पीडीपी। पीडीपी लगभग हाशिए पर चली गई है। जो अलगाववादी ताकतें थीं, नेता थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। उनका जो पूरा फाइनेंशियल बैकबोन थी उनकी, वो टूट चुकी है। उनका पूरा इकोसिस्टम भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने तोड़ दिया है। ये जो 2019 के बाद जो कुछ हुआ है, वो भारत में जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन का गंभीर प्रयास पहली बार हुआ है और पूरी तरह से हो गया। अब ये बात किसको पसंद नहीं आएगी? जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करना चाहते हैं और अशांति बनाए रखना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि आतंकवाद बढ़ता रहे, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती रहें, विभाजनकारी ताकतें मजबूत होती रहें, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने एथनिक क्लिनजिंग की थी, कश्मीरी पंडितों हिंदुओं को निकालने की, वो प्रोजेक्ट चलता रहे। जिस तरह से पिछले 5 साल में सरकार ने वहाँ मंदिरों का पुनरुद्धार शुरू किया है, जो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, जो भाजपा के विरोधी हैं वो भी ये तो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का विकास हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ, और उससे उनका फ़ायदा हो रहा है, उनका रोज़गार बढ़ रहा है, उनके बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है। लेकिन ये सब मामले जो है ये प्रोमिनेंस में ना आने पाए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठजोड़ को इस रूप में देखिए कि अब जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान परस्त ताकतें हैं, और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं आईएसआई सहित, और जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके लिए उम्मीद का एकमात्र केंद्र जो है जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देखिए आप, जो उनका घोषणा पत्र है कि हम 1953 से पहले की स्थिति को बहाल करना चाहते हैं। एक यानी जिस बात के लिए आंदोलन किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान नहीं चल सकते। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर का अलग झंडा फिर से ले आएंगे, हम जम्मू कश्मीर का संविधान फिर से ले आएंगे, और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा, जो 1953 से पहले था। और इसके साथ नया मुद्दा जुड़ा है, हम सत्ता में आए तो अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करेंगे। अनुच्छेद 370 और 35A का खत्म होना क्या दर्शाता है? कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय हो चुका है। अब इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि इस पर सवाल उठाया जाए। पाकिस्तान चाहता है, चीन चाहता है, ज़्यादातर जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म होने पर भारत सरकार के कदम का समर्थन किया कि भारत का इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे।
अमेरिका ने विरोध नहीं किया, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी जो मंशा है उसमें बाधा आती है। और इन सब मुद्दों का कौन समर्थन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। और बयान क्या दिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि अगर हमने जम्मू कश्मीर जीत लिया तो पूरे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो जाएगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये अधूरा एजेंडा है ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश साम्राज्य का। जम्मू कश्मीर में अशांति बनाए रखना, भारत की सीमा पर जो है हर समय डिस्टर्बेंस रहना, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देना, वो आज भी ब्रिटेन की सरकार करती है और कई सरकारें करती हैं। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दल क्यों कर रहे हैं? तो आपको कांग्रेस की, मैंने अगर आपने संडे का हमारा जो स्पेशल वीडियो होता है वो नहीं देखा हो, कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ, तो मैं उसका लिंक फिर से डाल दूंगा यहाँ पर, आपको देखना चाहिए। तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। ये सारे जो है बिंदु तब जाकर जुड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि असल में चल क्या रहा है, एजेंडा क्या है, लक्ष्य क्या है। तो कांग्रेस पार्टी, उसमें मैंने बताया था, 2-4 वाक्य में यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। कांग्रेस पार्टी का गठन कांग्रेसियों ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया। और ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, तो जाहिर है कि वो किसी पार्टी का, संगठन का तो गठन करेंगे नहीं, तो अपनी मदद के लिए किया था। कांग्रेस आज भी उनके उसी एजेंडे की मदद कर रही है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन, आप कह सकते हैं कि पहले भी हो चुका है गठबंधन, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पहली बार हो रहा है। शायद 87 में भी हुआ था जब राजीव गांधी थे, लेकिन तब में और अब में परिस्थितियों में अंतर आ गया है। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरह से खुले तौर पर अलगाववादी तत्वों के साथ, ताकतों के साथ रही थी, उनकी सिंपैथी उन्हीं के साथ थी। उनको जो चुनाव में जीत मिली उसमें बड़ा योगदान है अलगाववादी तत्वों का, और एक रणनीति के तहत, योजना के तहत होता था। ये जो हुर्रियत और दूसरे अलगाववादी तत्व थे, संगठन थे, वो जो चुनाव बायकॉट की कॉल देते थे, उसमें एक अंदर खाने समझौता रहता था कि आप जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां हम थोड़ा मतदान होने देंगे। तो 10%, 12%, 14% मतदान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में पीडीपी के भी लोग जीत जाते थे। तो क्यों जिता देते थे? आप कहेंगे वो उनके साथ थे नहीं, तो जिताते क्यों थे? जिताते थे एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कि हम आपको जिताएंगे, आपकी सरकार बनवाएंगे, आपको विधानसभा लोकसभा में भेजेंगे, बदले में आप हमारे लोगों को सरकारी विभागों में भर्ती करेंगे। अभी 2019 से, जब से ये अनुच्छेद 370 और 35 से ख़त्म हुआ है, कई हज़ार ऐसे लोगों को वहाँ की राज्य सरकार, राज्य प्रशासन निकाल चुका है नौकरी से। उनके सीधे आतंकवादियों से संबंध है, आतंकवादियों के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। तो आप समझिए कितने लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों को किस तरह से सरकारी जामा पहनाकर काम किया जा रहा था, किस तरह से उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया था। पुलिस हो, दूसरे सरकारी विभागों में हो, उन सब जगहों से ऐसे लोगों की पहचान की गई, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई, गुप्तचर सूचनाएं इकट्ठा की गई, और उसके बाद फिर उस आधार पर उनको नौकरी से निकाला गया। तो वो पूरा तंत्र टूट चुका है। अलगाववादी और आईएसआई, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वो चाहते हैं कि वो तंत्र फिर से बहाल हो। उसके लिए उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और उसको मजबूत कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये तो एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी लगातार जाति की गणना का मुद्दा उठा रहे हैं। जाति की गणना कब शुरू हुई अपने देश में? ब्रिटिश काल में, जब अंग्रेज़ों का शासन था। क्यों शुरू किया उन्होंने? हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार का एजेंडा कांग्रेस चला रही, तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बंद क्यों कर दिया? 1951 में क्यों नहीं हुआ? आखिरी सेंसस जो 1931 में हुआ था,
41 का सेंसस जो है वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाया। जवाहरलाल नेहरू ने जो जाति की गणना रोकी उसको उनकी विचारधारा, उनकी सोच से जोड़कर देखिए। चिट्ठियां हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेड है सब, मतलब कोई कहे सुनी सुनाई या कहीं सुनी बात नहीं है, या मेरी ये राय नहीं है। इस तरह की चिट्ठियां हैं, डॉक्यूमेंट हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। मैं भी कोट कर चुका हूं कई बार, आपने और स्रोतों से भी सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी आरक्षण के खिलाफ थी, और उनको मालूम था कि अगर ये जाति की गणना जारी रही तो बहुत दिन तक पिछड़ों को आरक्षण देने से नहीं रोक पाएंगे। तो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोकने के लिए ये जाति की गणना बंद कराई गई। इसके पीछे सामाजिक समरसता या किसी के हित का उद्देश्य नहीं था। और जवाहरलाल नेहरू का आरक्षण पर क्या बयान था? जवाहरलाल नेहरू की क्यों बात करें, राजीव गांधी जब 1990 में संसद में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ये प्रस्ताव पेश किया, विधायक पेश किया मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराने का, तो उन्होंने 1.5 घंटे से ज़्यादा समय भाषण दिया और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का विरोध किया। ये है कांग्रेस का अतीत। लेकिन वर्तमान पर आ जाए, राहुल गांधी क्यों मांग कर रहे हैं? अचानक क्यों मांग कर रहे हैं? वो 20 साल से संसदीय राजनीति में है, अचानक उनको इसकी याद क्यों आ गई? ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके चुनाव में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, नहीं चला, उसके बाद भी उस पर टिके हैं और हर सभा में कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नुकसान हो तो भी मैं इस मुद्दे को उठाता रहूँगा। क्यों? इसको जोड़िए, जो अमेरिका में, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में और दूसरे संस्थानों में शुरू हुआ डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व, वो जो अभियान शुरू हुआ, उसका हिस्सा है ये। कैसे हिंदुत्व को तोड़ेंगे आप? ग्लोबल हिंदुत्व, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदुत्व की स्वीकार्यता बढ़ रही है, उसको कैसे तोड़ेंगे? तो पहले हिंदुत्व को यहाँ कमज़ोर करना होगा, जो उसकी जन्मभूमि है, जो उसकी मातृभूमि है। तो सनातन को भारत में कमज़ोर करेंगे तब दुनिया में आप कमज़ोर होने की बात कर सकते हैं। तो सनातन को कमज़ोर कैसे करेंगे? उसका एक ही फॉर्मूला है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो। इसीलिए राहुल गांधी लगातार ये जाति की गणना का मुद्दा उठा रहे हैं, वरना लगभग 55 साल कांग्रेस पार्टी की सीधे या फिर जो है उसके समर्थन की सरकार रही। क्यों नहीं जाति की गणना कराई? क्यों नहीं 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने कराई? 17 साल प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, पीवी नरसिम्हा राव रहे। इन लोगों के समय में क्यों नहीं जाति की गणना कराई गई? तो ये जो ब्रिटिश एजेंडा था, यानी भारत विरोधी ताकतों का, यूरोप का। अब आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि भाई अब क्यों ऐसा हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इससे पहले इसलिए नहीं हुआ कि इससे पहले हिंदुत्व इस तरह से मजबूत भारत में दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के पुनर्जागरण का कार्यक्रम है। इससे डर लग रहा है। योगी जी की ये जो बात है, आप इसको फिर कह रहा हूँ, एकदम मूल मंत्र की तरह गांठ में बांध लीजिए और इसको दिन रात जपा कीजिए कि बटोगे तो कटोगे। इस पर किसी को कुछ जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। जो भी बयान आए हैं बड़े दबे छिपे स्वर में आए हैं। कैसे कह सकते हैं कि नहीं बट जाओ? बटने का समर्थन कैसे कर सकते हैं? सार्वजनिक रूप से तो नहीं कर सकते, अंदर से वो एजेंडा चला रहे हैं। तो राहुल गांधी के एजेंडा को समझिए आप। वो किसी और का एजेंडा है जिसको वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन ताकतों का खेल खेल रहे हैं। तो सवाल यह है कि उन ताकतों का खेल राहुल गांधी क्यों खेलेंगे? क्योंकि वो ताकतें भरोसा दिला रही हैं कि हमारा खेल खेलो, हम तुम्हें सत्ता में बिठाएंगे। तो ये क्विड प्रो को है, लेन देन है सीधी, कि तुम हिंदुत्व को कमज़ोर करो
हिंदुओं को जातियों में बांटो, उससे ये सरकार कमज़ोर होगी, उससे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमज़ोर होंगे, उनको सत्ता से हटाने में मदद मिलेगी और उनको सत्ता से हटाकर हम आपको सत्ता में ले आएंगे। सारा खेल ये हो रहा है। आप एक एक कदम अगर आप उठाकर देखें कांग्रेस पार्टी का, तो आपको, और उसके बाद आप ब्रिटिश सरकार के समय का दौर याद करें तो सब याद आएगा। अब आप देखिए, मैंने रतन शारदा जी का एक ट्वीट अभी देखा, कल ही देखा। उसमें उन्होंने कहा कि उनके एक मित्र ने उनको याद दिलाया, तब उनका ध्यान गया कैसे छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर जाते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं जाता। उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो ब्रिटेन की महारानी के नाम की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे 1946 में, 1947 में जब प्रधानमंत्री के रूप में वो बोल रहे थे आधी रात को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो उनका भाषण है मशहूर, तब वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। तो सवाल उठा कि जवाहरलाल नेहरू ने वो भाषण अंग्रेजी में क्यों दिया? उस समय देश में लगभग 99% लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे। तो क्या उन 99% लोगों के लिए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का मौका नहीं था? क्योंकि वो भाषण भारतवासियों को संबोधित नहीं था, वो अंग्रेज़ों को संबोधित था। नेहरू ब्रिटिश सरकार के एहसान का एक छोटा सा कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी मदद से वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो कांग्रेस का अगर आप इतिहास, उसके जन्म का इतिहास, उसके बाद के घटनाक्रम को जोड़कर नहीं देखेंगे तो सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस समय एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जो और कुछ भी हो सकता है वो भारत समर्थक नहीं हो सकता, भारत के हित में नहीं हो सकता। तो इस षड्यंत्र को समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये सब जो कुछ हो रहा है, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं, तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? वो भारत विरोधी शक्तियों के साथ खड़े हैं। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और इसको समझने की आप कोशिश कीजिए, अपने मन से इसका विश्लेषण करने की कोशिश कीजिए। जो हो रहा है उसके पीछे क्या है, इसको अगर नहीं समझेंगे, उसके संदर्भ को नहीं समझेंगे, तो फिर कह रहा हूँ सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। और सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे तो इसके मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।